हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं और मैट्रिक्स अलजेब्रा के भी कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है अपना, हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है और कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड द कोरेस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज सॉल्यूशन हमें बताना है। ये कह रहा है कि अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस इक्वेशन का तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी और जो वो सॉल्यूशन होगा उसकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमें क्या गिवन है, अगर इस मैट्रिक्स को हम नाम दे ए का और जो वेक्टर है हमारा उसको हमने नाम दे दिया एक्स का, तो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी, Ax = 0। और कंडीशन किसके लिए बतानी है कि अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, जो x है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर x हमारा नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो a का डिटर्मिनेंट हम 0 के इक्वल रखते हैं 1 1 1 1 2 3 2b 2c। ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं 2 इंटू में 2c माइनस 3b माइनस 1 इंटू b माइनस 4 प्लस 1 इंटू में माइनस 1 इंटू में 2c माइनस 6 आएगा, 2c माइनस 6 और 1 इंटू में b माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या वैल्यू हमें मिल रही है, 4c माइनस 3b माइनस 2c प्लस 6 प्लस b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2c इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2c और माइनस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो b की क्या वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ से c प्लस 1। तो जो कंडीशन हमारी होगी वो क्या होगी, b इज इक्वल टू c प्लस 1। तो जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा, अपने को इधर से ही पता चल गया। तो नॉर्मलाइज सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर वैसे हम फाइंड आउट करें तो हम क्या लिखेंगे, Ax = 0 इक्वेशन हमें गिवन है, तो वहाँ से x y z की वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। तो Ax = 0 को हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई हम करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ वाई प्लस जेड। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम रखेंगे वो क्या आएगी, माइनस वाई माइनस जेड। तो y का रिलेशन हम z के साथ निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ से बचेगा y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ऑफ 2z। अब तीसरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 2x प्लस by प्लस 2cz इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z। और b की वैल्यू हम क्या रखेंगे, c प्लस 1, ठीक है। और y की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं माइनस 2z, तो क्या आएगा, प्लस 4z माइनस 2z प्लस c इंटू वाई की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, माइनस 2z। तो क्या आएगा, माइनस 2cz प्लस y की जगह पे क्या आएगा, माइनस 2z प्लस 2cz इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस इक्वेशन को देखो तो माइनस 2z और प्लस 4z 0 हो गया, और 2cz और ये माइनस 2cz है, ये प्लस 2cz, तो ये भी 0 हो गया। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो z की कोई भी वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे z की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो z को हमने मान लिया कि z इज इक्वल टू क्या है, k। तो x यहाँ से y यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2k आ जाएगा। और x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या आ रही है, माइनस 2z प्लस z क्या आएगा, z आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, k।
तो जो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी आएगी, जो वेक्टर हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, k माइनस 2k प्लस के, जहाँ पे जो k है हमारा, जो z इज इक्वल टू k है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हम कंडीशन किसके लिए लेके चल रहे हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। अगर हम z को 0 कंसीडर करते हैं तो जो x y z है हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उस केस में x जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे k क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, इसकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म आ जाएगी, एक्स वाई जेड को अगर हम ऐसे लिखें तो 1/√6 इंटू में 1 माइनस 2 एंड 1, ये इसकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यही ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो वैसे नॉर्मलाइज्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन जब जो आई b इज इक्वल टू c+1 वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमें गिवन है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर बाई चांस ये दो ऑप्शन में मिलती तो उस केस में हमें नॉर्मलाइज्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता। तो ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि बाई चांस अगर b इज इक्वल टू c+1 दो ऑप्शन में हमें मिल जाता तो उस केस में कैसे हम नॉर्मलाइज्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट करते। तो अगर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है तो आप वहीं पे पिक कर दो, आपको ज़रूरत ही नहीं है आगे सोल्व करने की, अपना टाइम सेव करो फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो जून 2018 में आया था। इसमें क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए 3x3 रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +1। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में। और जो ऑप्शंस हैं हमारे उनमें सभी पे किस पे कमेंट है, आइगन वैल्यूज पे कमेंट है। ठीक है, आइगन वैल्यूज की मॉडुलस ऑफ ईच ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज नीड नॉट बी 1। तो अगर आइगन वैल्यूज की हम बात करें रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तो हमें एक कंडीशन पता है कि रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यू होगी, आइगन वैल्यूज विल बी ऑफ यूनिट मॉडुलस। जो उनका मॉडुलस होगा ना वो यूनिट होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अगर ए ऑप्शन को आप देखो तो क्या गिवन है, द मॉडुलस ऑफ ईच ऑफ इट्स आइगन वैल्यू नीड नॉट बी 1। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है उसकी आइगन वैल्यू हमेशा किस मॉडुलस की होगी, यूनिट मॉडुलस की होगी। ठीक है, अब बी ऑप्शन की हम बात करें कि एटलीस्ट 1 ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज +1, तो हमें पता नहीं कि ये ऑप्शन जो है वो ठीक है या गलत है। तो अदर ऑप्शंस हम देख लेते हैं एक बार। अदर ऑप्शन क्या है कि ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यू मस्ट बी रियल और नन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू मस्ट बी रियल। तो अगर डी ऑप्शन की हम बात करें, ए तो हमारा इनकरेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो डी की अगर हम बात करें कि कोई भी आइगन वैल्यू जो है वो रियल नहीं होगी, और मैट्रिक्स कौन सी है हमारी 3x3। तो डिटर्मिनेंट क्या हमें गिवन है 3x3 मैट्रिक्स का, λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, और वैल्यू क्या गिवन है +1 जो कि रियल वैल्यू है। ठीक है, और अगर हम λ1 λ2 λ3 तीनों को अगर हम इमेजनरी कंसीडर करते हैं या फिर हम बोले कॉम्प्लेक्स कंसीडर करते हैं, तो उस केस में जो प्रोडक्ट होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो +1 नहीं आएगी। तो हम क्या मान लेते हैं कि एक जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है और जो 2 हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है कि नन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू मस्ट बी रियल, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पे भी क्या कंडीशन आ रही है कि कम से कम एक वैल्यू तो ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, रियल हो। ठीक है, तो तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यू मस्ट बी रियल। तो अगर सारी की सारी आइगन वैल्यू रियल हैं और डिटर्मिनेंट हमारा कितना है +1, तो उस केस में क्या कंडीशन हो सकती है रियल नंबर के केस में कि 3 रियल नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 1 आती है तो आइगन वैल्यूज हमारी क्या हो सकती हैं, 1 1 1 हो सकती हैं, या फिर 1 -1 -1 हो सकती हैं। इस तरह की आइगन वैल्यूज हमारी हो सकती हैं। तो उस केस में भी हमें क्या पता चल रहा है कि जो एक
आइगन वैल्यू है, कम से कम एक जो आइगन वैल्यू है वो कितनी है, +1। तो मतलब बी ऑप्शन तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यू मस्ट बी रियल। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम कॉम्प्लेक्स कंसीडर करते हैं कि कम से कम एक वैल्यू हमने कंसीडर कर ली रियल और दो को हमने मान लिया a + आइटा b एंड a - आइटा b, और डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, इनकी प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से a² + b² इंटू में λ1, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। तो जो a² + b² है हमारा वो क्या है, पॉजिटिव, तो λ1 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और पॉजिटिव क्या होगा, प्रोडक्ट हमारी 1 आ रही है, तो दोनों जो ये हैं यहाँ पे जो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हम लेते हैं वो 1 आ रहा है और इसका भी क्या होगा, +1 होगी। तो इधर से भी ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो रही है कि ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यू मस्ट बी रियल। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये वाले भी हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके लिए भी जो डिटर्मिनेंट है हमारा वो +1 आ जाएगा, ठीक है। और जो क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमें गिवन है तो वो क्या होती हैं, यूनिट मॉडुलस की होती हैं। तो जो इनकी प्रोडक्ट होगी ना वो हमारी क्या आएगी, 1 आएगी, और जो एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव है वो क्या होगी, +1 होगी। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है कि एटलीस्ट 1 ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज़ +1, और यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है, अगर रियल हम कंसिडर कर रहे हैं तो 1 ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज़ +1, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिसंबर 2018 में आया था, इसमें क्या गिवन है कि 1 ऑफ इट्स आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स कौन सी है, e⁴a। उसकी एक आइगन वैल्यू हमें गिवन है e⁴a, जहाँ पे जो a मैट्रिक्स है वो हमें गिवन है, और हमें बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स की वो कितनी आएगी, वो हमें बताना है। तो a मैट्रिक्स हमें गिवन है और e⁴a मैट्रिक्स के बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है। तो a मैट्रिक्स हमें गिवन है और e⁴a हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर a मैट्रिक्स हमें डायगोनलाइज्ड फॉर्म में पता हो तो a मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो a मैट्रिक्स की सबसे पहले तो हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, a - λI का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो a - λ 0 0 0 - λa 0 a एंड -λ, इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या कंडीशन हमारी आ रही है, a - λ इंटू λ² -a², और अदर वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, लैम्डा की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू इससे तो हमारी आ रही है λ = a, और इस टर्म से लैम्डा की वैल्यू आ रही है λ = a एंड λ = -a। और अगर इस मैट्रिक्स की डायगोनल मैट्रिक्स हम लिखें तो हम कैसे लिखते हैं कि जो डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स हमारी आएगी उसको हम निकालते हैं P−1AP से, लेकिन जो मैट्रिक्स हमारी आती है वो इस फॉर्म में आती है कि जो आइगन वैल्यू होंगी A मैट्रिक्स की λ1 λ2 λ3, और जो अदर एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 0 0, इस फॉर्म की हमारी आएगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम क्या लिखेंगे, A0 0 0 A 0 एंड 0 0 -a, ऐसे हमने लिख लिया। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमें पता है A की, इस फॉर्म में हमने लिख लिया A को, ठीक है। तो हम e⁴a को कैसे लिख देंगे, अब जो e⁴a होगा वो क्या हो जाएगा, e⁴a एंड e⁻⁻a। तो जो e⁻a की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो हमें पता चल गई। यहाँ से आइगन वैल्यूज क्या होंगी, e⁻a एंड e⁻⁻a। तो एक आइगन वैल्यू तो हमें गिवन है और जो बाकी 2 हैं उनका प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है, तो उनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1। तो जो डी ऑप्शन होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना दिसंबर 2018 में ही आया था, और इसमें क्या गिवन है कि एक 4x4 मैट्रिक्स है A, और जो सेटिस्फाई कर रही है A डैगर A = 4i, और जहाँ पे जो i है वो 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रियल पैरामीटर इस A मैट्रिक्स के कितने होंगे वो हमें बताना है। तो
तो यहाँ पे कंडीशन हमें गिवन है ए डैगर ए इज इक्वल टू 4i, और हमें पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स रहती है तो उसकी किसी भी एलिमेंट पे कोई कंडीशन नहीं होती। वो कोई भी एलिमेंट जो होंगे वो ना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स की वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं होती उन पे। जो कंडीशन हमारी रहती है ना वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाली जो मैट्रिक्स रहती हैं उन पे हमारी कंडीशंस रहती हैं। तो यूनिटरी मैट्रिक्स के केस में कोई भी कंडीशन नहीं रहती एलिमेंट पे। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से यूनिटरी मैट्रिक्स बनाने का ट्राई करेंगे। तो अगर ए को हम मान ले 2b, तो क्या होगा, ए डैगर को हम क्या लिख देंगे 2 इंटू में बी डैगर, और ए को क्या लिख देंगे 2 इंटू में बी, और इधर क्या है इज इक्वल टू 4i। तो कंडीशन हमारी क्या आ जाएगी कि बी डैगर बी जो है वो एक आइडेंटिटी के इक्वल है। तो बी क्या है हमारी यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो अब यूनिटरी मैट्रिक्स जो है बी, उसके किसी भी एलिमेंट पे कोई कंडीशन नहीं होती, सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। और मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है 4x4 की गिवन है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 4 स्क्वायर होंगे। मतलब जो इंडिपेंडेंट रियल पैरामीटर्स होंगे वो बी के केस में कितने हो जाएंगे 16। और जो बी है हमारा वो किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल, 1/2 इंटू में ए के इक्वल है। ठीक है, तो जो ए मैट्रिक्स होगी उस पे बी किसी भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं होगी क्योंकि वो तो बी पे ही डिपेंड कर रही है। तो जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रियल पैरामीटर्स आएंगे इधर से वो कितने आ जाएंगे 16। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सो जून 2019 वाला क्वेश्चन अपना क्या है कि द एलिमेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए आर द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रो एंड कॉलम इंडिसेस। तो जो एलिमेंट है ए मैट्रिक्स का जो 3x3 ऑर्डर की है उसको हम लिख रहे हैं ए आई जे से, और वो क्या है आई इंटू में जे है, जहाँ पे जो आई और जे हैं वो हमारे 1 2 3 हैं क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो 3x3 की है। तो हमें आइगन वैल्यू बतानी है इस मैट्रिक्स की। तो ए मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। तो जो मैट्रिक्स है वो क्या है रो और कॉलम इंडिसेस का प्रोडक्ट है। तो जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा 1 2 3 2 4 6 3 6 9, ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। और इसकी आइगन वैल्यू हमें बतानी है। तो जो R2 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू में R1 लिख सकते हैं, और R3 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू में R1। तो जो दो रो हैं इसकी उसको हम कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं फर्स्ट रो की। तो उस केस में जो आइगन वैल्यूज हमारी होती हैं ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और 0 0। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखो कि जब भी आपको ऑप्शन में ऐसी कुछ वैल्यू दिख रही है कि 0 0 14 टाइप से ऐसी कुछ आइगन वैल्यूज हमें दिख रही हैं, तो हम ट्राई करेंगे इस फॉर्म में बनाने का कि जो R2 और R3 है या फिर C2 और C3 या C1 C2 C3 कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम हम एक कॉलम की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकें। तो उस केस में आइगन वैल्यूज हमारी ये हो जाएंगी। तो ट्रेस ऑफ ए कितना है यहाँ से 9 + 4 + 1 कितना आ जाएगा 14 0 0। तो ये इस मैट्रिक्स की क्या आ जाएगी आइगन वैल्यू। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार ही एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखो इस क्वेश्चन को, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2019 में आया था। इसमें क्या गिवन है कि अगर रैंक n क्रॉस n मैट्रिक्स है कोई ए जो है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है और इसकी रैंक रो से हम डिनोट करते हैं वो कितनी गिवन है m, जहाँ पे जो m और n है वो इंटीजर्स हैं और जो m है मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है लेस देन इक्वल टू n है। ठीक है, हमें हमेशा ही पता है कि रैंक जो है किसी भी मैट्रिक्स की वो हमेशा लेस देन या इक्वल होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। तो हमें रैंक बतानी है ए स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो हम कोई भी एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं हमने 2 × 2 की एक पोली मैट्रिक्स कंसीडर कर ली
और वो कौन सी है 1 0 0 -1, जो सिग्मा z है वो हमने a को कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे जो रैंक है इस मैट्रिक्स की, रैंक क्या बताती है कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम लिख रहे हैं और अगर उसका डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो उस केस में जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वही क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हमने लिया है 2 क्रॉस 2, तो इसकी जो रैंक है वो कितनी है 2 है। ठीक है, अब ए स्क्वायर हम निकालते हैं। तो एक कंडीशन हमारी ये भी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब वो नॉन सिंगुलर अगर कोई मैट्रिक्स है, तो उसको अगर हम दूसरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी रैंक जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है हमारी वो नॉन सिंगुलर ही है, तो इसकी मैट्रिक्स जो है, जो रैंक है वो चेंज नहीं होगी अगर हम a इंटू में a करते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो a इंटू a अगर हम फाइंड आउट करें तो 1 0 की 1 0 के साथ यहाँ पे 1 आएगा, 0 0 एंड 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल रही है और इसका डिटर्मिनेंट क्या है नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक भी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो अगर a की जो रैंक है वो 2 हम लेके चल रहे हैं, अगर m जो है n क्रॉस n मैट्रिक्स की रैंक अगर m है तो उसके स्क्वायर की रैंक भी कितनी आ रही है m आ रही है। जो ये ऑप्शंस हैं वो हमारे होल्ड नहीं कर रहे, तो ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हमें एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है m और उसकी आइगन वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा कि आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना तो बहुत आसान है। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और इससे भी आसान क्या है कि अगर आपको इस टाइप का कोई ऑप्शन दिख रहा है कि जो एक आइगन वैल्यू है वो तो क्या है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है और दूसरी आइगन वैल्यूज है वो कितनी है 0 0, तो हम मैट्रिक्स को लिखने का ट्राई करेंगे कि उसकी रो और कॉलम को हम जो 2 रो या 2 कॉलम हैं उनको हम 1 के मल्टीपल में लिख सकें। तो अगर ऐसे हम लिख सकते हैं तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट हम पिक कर लेंगे। तो m जो है हमारा वो क्या है a स्क्वायर ab ac ab b स्क्वायर एंड b इंटू सी, a इंटू सी b इंटू सी एंड c स्क्वायर, ये हमें a गिवन है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो r2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर r2 को हम r1 की मल्टीपल में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे b अपॉन a इंटू में r1, तो हमें r2 मिलेगा। और अगर r3 को हम लिखें तो कैसे लिखेंगे c अपॉन a इंटू में r1, ऐसे अगर हम लिखते हैं तो हमें r3 मिलेगा। सिमिलरली c2 को हम लिख सकते हैं b अपॉन a इंटू में c1 एंड c3 को हम लिख सकते हैं c अपॉन a इंटू में c1। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि जो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा और जो 2 अदर वैल्यू होंगी वो क्या होंगी 0 0। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है वो क्या बताता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और जो अदर वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी 0 0। तो जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप ये पॉइंट्स ध्यान रखो कि अगर हम किसी भी 2 रो को या किन्हीं 2 कॉलम्स को अगर 1 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं तो उस केस में आइगन वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, एक तो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और अदर जितनी भी आइगन वैल्यू होंगी वो 0 0 हो जाएंगी। अब 3 क्रॉस 3 हमें गिवन है तो 3 आइगन वैल्यू होंगी तो 2 0 0 हो जाएंगी। अगर 4 क्रॉस 4 गिवन हो इस टाइप की मैट्रिक्स तो 3 आइगन वैल्यू जो होंगी वो 0 0 होंगी और एक क्या होगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो आई थिंक सारे के सारे CSIR नेट JRF के मैट्रिक्स अलजेब्रा के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।